का लॉकडाउन लगना लाजमी था, बहुत जरूरी था, परिस्थितियां ऐसी थी। उसके बाद कुछ महीने बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों का संघर्ष हुआ, तकलीफ झेली, और इन सब चीजों के बाद अर्थव्यवस्था पर भी चोट लगी। लेकिन इन सब चीजों के बाद एक अनलॉक भी हुआ, अनलॉक 1 अभी चल रहा है। लेकिन ये जो लॉकडाउन पे राजनीतिक नॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसमें राहुल गांधी का यह कहना है कि ये देखिए, ये नजारा है एक फेल्ड लॉकडाउन का, कि अब जब मामले बढ़ रहे हैं तो हम अनलॉक कर रहे हैं। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? और बाकी इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नकवी साहब, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपसे सवाल यही पूछ दूं, पता नहीं आपने वो ट्वीट देखा कि नहीं, राहुल गांधी का, उनका ये कहना है कि और विश्व भर में लॉकडाउन लगा तो मामले कम हुए, उसके बाद अनलॉक हुआ, सब जगह विश्व भर में। एक हिंदुस्तानी है जहां कोई मामले नहीं थे तो लॉकडाउन लग गया, बड़ा कड़ा सख्त लॉकडाउन लगा, और अब जब मामले बढ़ रहे हैं तो आपने अनलॉक कर दिया। देखिए, मुझे जो दिखाई पड़ता है इस पैंडेमिक पीरियड में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल जो पोल्यूशन है उसकी प्रयोगशाला बनती जा रही है, और किस तरह से पॉलिटिकल पोल्यूशन और किस तरह से पॉलिटिकल पाखंड के जरिए इस पैंडेमिक पीरियड में लोगों को गुमराह करो, लोगों को मिस इन्फॉर्म करो, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जो है वो लड़ाई में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करो। इसलिए ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना चाहते हैं। और इसका नतीजा है कि अगर आप देखें तो जब लॉकडाउन हुआ उस समय उन्होंने कहा जी लॉकडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब लॉकडाउन कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन खोलना ठीक नहीं है। अब दिक्कत इनकी ये है कि ये मतलब ज्ञान किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन महाज्ञानी हर चीज़ में ये अपने को बनने की कोशिश करते हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी। इसलिए हमारी तो उनसे बिना मांगी सलाह है कि वो समस्या के समाधान का हिस्सा बने, सियासी व्यवधान का हिस्सा न बने। लेकिन ये बात सच नहीं है नकवी जी की मामले तो बढ़ रहे हैं, और डॉक्टरों का भी ये कहना है कि अब एक जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, यानी कि बाहर से जो लोग आए उनको तो आप क्वारंटीन कर देंगे, लेकिन अगर समाज में फैलना शुरू हो जाए, कम्युनिटी लेवल पर अगर इसका ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, तब बड़ी दिक्कत आती है। आप ये बताइए, तो मामले तो बढ़ रहे हैं, आप ये बताइए कि इस आपदा के सामने आत्मसमर्पण करना है या आत्मनिर्भर होकर के और आत्मविश्वास के साथ इसके समाधान का और इसके खात्मे के लिए काम करना है। बिल्कुल लड़ना है। इसलिए हमें जो दिशा निर्देश चाहे राज्य सरकारों के हों चाहे केंद्र सरकार के हो, उसको दिशा निर्देशों को मानते हुए, जान भी है जहान भी है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। आप जिंदगी भर किसी भी देश में लॉकडाउन नहीं रख सकते, आप किसी देश को जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। इसलिए जितनी जरूरत थी, जो भी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने जो राय दी, उसके आधार पर उतनी जरूरत के हिसाब से किया गया। दो इसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो अगर ये लॉकडाउन ना होता, मैंने एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि अगर ये लॉकडाउन ना होता तो ये मामला और भी भयावह होता, ये संख्या और भी भयानक होती। या इसका दूसरा निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि ये लॉकडाउन जो है वो सफल नहीं हुआ और हमने बस डिले कर दिया, अब मामले बढ़ जाएंगे। देखिए संकेत जी, हमारे देश में जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रही थी कि कोरोना है भी कि नहीं है, वायरस कहाँ से आया, आया भी कि नहीं आया, है भी कि नहीं है, इस पर एक डिबेट चल रही थी। उस वक्त हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कोरोना के कहर से आने वाली चुनौतियां और उसके बाद की चुनौतियों की तैयारियां कर रहे थे। आपको याद होगा कि जनवरी में ही, ये तो मार्च में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको वैश्विक महामारी घोषित किया है, लेकिन उन्होंने जनवरी में जो भी तैयारियां थी, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, शिप की जो नेवी की शिप्स हैं, या जो हॉस्पिटल 100 से ज़्यादा सरकारी केंद्र सरकार के अस्पताल उस समय, उनमें सब में क्वारंटाइन सेंटर्स से लेकर के आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था से लेकर के जो लोग विदेशों में हमारे भारत के फंसे हुए थे, वुहान में फंसे हुए थे, ईरान में फंसे हुए थे, सऊदी में फंसे हुए थे, ब्रिटेन में फंसे हुए, तमाम जो है उस वक्त लेकर आए थे। और आपको याद होगा कि सारी फ्लाइट्स वहाँ से आई, आकर के उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया, और ज़्यादातर लोग उसमें से कश्मीर के लोग थे, अन्य जगहों के लोग थे, वो सब के सब वापस गए, अपने घरों में चले गए। तो यानी हिंदुस्तान की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी सोच के साथ काफी कुछ की थी। लेकिन इसमें और उसका नतीजा ये आलोचना ये हुई नकवी जी की पासपोर्ट की सजा राशन कार्ड ने भुगती,
कि पासपोर्ट वाले तो बच गए, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बन गया, लेकिन जो राशन कार्ड वाले हैं या जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है वो सड़क पर आ गए देखिए इस लॉकडाउन की वजह यहाँ से। पे पासपोर्ट की भी जरूरत, पासपोर्ट वालों की भी चिंता की गई है, राशन कार्ड वालों की भी चिंता की गई है, डेयरी वालों की भी चिंता की गई है, फेरी वालों की भी चिंता की गई है। अगर आप जो सरकार ने जो जिम्मेदारी के साथ जो पैकेजेस दिए हैं उसमें गरीब भी है, किसान भी है, गांव भी है, खेत भी है, खलियान भी है, मजदूर भी है, नौजवान भी है, महिलाएं भी हैं, समाज का सभी हिस्सा जो है वो इस संकट के समय, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि इस संकट में किसी को समस्या नहीं आई होगी, ये कहना बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल समस्या आएगी और आई है, लेकिन वो लोगों की समस्या, लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानियां कम से कम हों, लोग जो है वो इस दिक्कत का कम से कम जो है वो, पर आलोचना ही यही है कि उसको आपने कम से कम करने की कोशिश नहीं की, ये आलोचना है। नहीं, मैं देखिए क्या है, हम इस वक्त आलोचना नहीं, हमारे लिए जो है वो इस वक्त लड़ाई जो है वो कांग्रेस नहीं है, कोरोना से लड़ाई है हमारी। हमारी लड़ाई जो है इस वक्त जो है वो टिड्डियों को भगाने की है, फिसड्डियों को भगाने की नहीं है। तो अभी फिसड्डियों से हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम कोरोना से लड़ाई लड़ने दीजिए, कोरोना को परास्त करने दीजिए। और हमारे देश के 135 करोड़ लोगों ने बहुत संयम के साथ, बहुत अनुशासन के साथ, बहुत मजबूती के साथ जो है वो जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के थे, प्रधानमंत्री ने एक योद्धा की तरह, एक संकट मोचक की तरह अपनी भूमिका निभाई। और उसका नतीजा है कि आज जो है वो हमारे देश में पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि भारत में जिस दूरदर्शी तरीके से, जिस प्रभावी तरीके से कोरोना की इस लड़ाई में प्रयास किया गया, उससे कम से कम नुकसान हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी नजर में लॉकडाउन पास है या फेल है? देखिए और बेहतर हो सकता था, और बेहतर होने की गुंजाइश थी। देखिए इस संकट के समय में हम पास फेल का काम तो राहुल गांधी जी को दे दिया है, वो रोज जो है वो फेल पास करते रहे। हमारे संकट के समय में लोगों की जान और लोगों की जिंदगी और लोगों की सेहत और लोगों की सलामती प्राथमिकता है। नकवी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अब जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सारे एक्सपर्ट से बोल रहे हैं कि इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन माना जाए, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, रोज 8,000 9,000 नए मामले आते हैं, रिकवरी भी हो रही है, मैं इस चीज को मानता हूं, रिकवरी भी उसी तादाद पे हो रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है तो आईसीएमआर की जो वो गाइडलाइंस हैं जो ये कहती हैं कि सिर्फ जिसको लक्षण होंगे उसी की टेस्टिंग हो, अब इसको बदल देना चाहिए? क्योंकि अब तो हर जगह फैल रहा है, हर किसी को हो रहा है और 80% लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। देखिए मैं एक, हो सकता है आपको मुझको अभी हो, लेकिन हम स्वस्थ हैं तो कुछ। हाँ, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे देश में जो रिकवरी रेट है दुनिया के तमाम देशों का देख लीजिए और हमारे देश में देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये संतोष का विषय है। हमें खुश होने का विषय नहीं, ये संतोष का विषय है, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन की बात आप कर रहे हैं, हम ये कोई भी आज की तारीख में दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट जिस वायरस को, जो इनविजिबल हो, जिसे जो दिखाई नहीं पड़ रहा हो, जिसके बारे में कोई किसी को ज्ञान ना हो, उसके बारे में जो अभी तो सारे कयास चल रहे हैं, सारे उसके अध्ययन हो रहे हैं। इसलिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है। हमें जो है वो किसी तरह से हाहाकार या भय का माहौल पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि विश्वास का माहौल पैदा करने की जरूरत है। और विश्वास के साथ हमें जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करेंगे तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दिशा निर्देश की ही बात हो रही है, क्योंकि दिशा निर्देश ये कहता है कि जिन लोगों को लक्षण होंगे उन्हीं की जांच हो, लेकिन अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आप हर किसी की जांच को अलाउ नहीं करेंगे तो जो स्वस्थ आदमी है जिसको कोरोना वायरस हो गया है वो किसी अस्वस्थ आदमी को बहुत बीमार कर सकता है। देखिए ये काम तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या जो और इस तरह के लोग जिनके ज्ञान है इसको, उनको सोचना चाहिए और उनके आधार पर ही सरकार फैसला उनके सुझाव के आधार पर करती है। अगर वो सुझाव देंगे तो सरकार उसको तो सुझाव के आधार पर करती है। लेकिन एक बात आप बताइए, हमारा देश क्या है? 1 करोड़ का देश है, 2 करोड़ का देश है, 4 करोड़ का देश है, 5 करोड़ का देश है, 135-40 करोड़ का देश है। अब आप एक अनप्रैक्टिकल बात कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सभी लोगों की जांच कर डालो, लाइन में खड़ा कर दो सबको। तो मुझे लगता है इसको एक्सपर्ट्स को बताने दीजिए, जो भी लोगों की सेहत और सलामती के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो सरकार करेगी। अब हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जबरदस्त राजनीति छिड़ गई है, राजनीति गलत होगा, मैं कह रहा हूं एक चिंता छिड़ गई है, वो ये है कि बिस्तर उतने हैं या नहीं है, इसको लेकर के
आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाई हमारे पास सारे बिस्तर हैं, सब कुछ है। उनका एक सुझाव ये था कि दिल्ली में जो बेड्स हैं हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल दिल्ली वालों के लिए, ऐसा उनका सुझाव है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन दिल्ली का बेड या दिल्ली का बिस्तर जो है वो कैसे दिल्ली वालों के लिए हो सकता है? मुंबई का बिस्तर खाली मुंबई वालों के लिए कैसे हो सकता है? कलकत्ता का बिस्तर खाली कलकत्ता वालों के लिए कैसे हो सकता है? नहीं, उनका ये कहना है कि दिल्ली राजधानी है तो यहाँ सारी जगह से लोग आ जाएंगे, और जो सरकारें उनकी विफलता का क्या आ जाएंगे? क्या हमने जो है वो कोई पासपोर्ट लगा रखा है क्या यहाँ पे? क्या हमने कोई जो है यहाँ पर वीजा थोड़ी है? अरे भाई, तो हमेशा दुनिया के देश भर के लोग आते हैं, अपनी इलाज के लिए आते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है इस वक्त सियासत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता की ज़रूरत है। तो आपका ये कहना है कि इस तरीके का एक कोई प्रपोजल देना और लागू करना ये ठीक नहीं होगा? हमने इसलिए कहा ना, सियासत की जरूरत नहीं है, संवेदनशीलता की जरूरत है, और लोगों की सेहत और सलामती हमारे लिए और सबके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके लिए कुछ सवाल जो है मैंने दर्शकों से भी पूछा कि मंत्री जी मेरे साथ आएंगे, तो कुछ सवाल है कि सरकार के एक मंत्री गडकरी साहब कहते हैं कि वह खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन गुजरात में एक के बाद एक कई कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है ऑपरेशन कमल के तहत, एक ऐसे राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस से, उसका अनुपात सबसे ज्यादा है। इसमें बीजेपी का पूरा रुझान ऑपरेशन कमल सफल करने में। हमारा तो पूरा रुझान जो है वो कोरोना से लड़ाई का है और कोरोना के खात्मे का है। अब ये ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन फला और ऑपरेशन डिमाका, तो ये आप लोगों की महानता है कि आप लोग नाम हम देते रहते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है नहीं, 2017 में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था। तो कांग्रेस के मित्रों को ये समझना चाहिए कि उनसे घर संभल नहीं रहा है और मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भैया, पहले आप अपना घर संभालो। आपके लोग आपके साथ रुकने को तैयार नहीं है, टिकने को तैयार नहीं है, और आप जो है वो दूसरे के सिर पे फिर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो आप घर संभालिए जो है। ठीक है, एक और सवाल है। 2 महीने पहले पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रही थी कि किस तरीके से भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन अब जब लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है और सामने आ रहे हैं, भारत किस तरीके से वायरस को रोकने में नाकामयाब रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है। इस पर आप किस तरीके से, कुछ तो आपने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी चर्चा जो है बहुत वाहवाही हुई थी कि टाइम से एक्शन ले लिया। आप वक्त, इतिहास बताएगा आपको, वक्त बताएगा आपको। 1918 में जब प्लेग आया था, उस वक्त जो है और आज, उसके और इस बीच दौरान जो है 100 सालों का हमारा ये जो फासला है, इसके बाद बहुत चीज़ें बदली हैं और हम देश भाग्यशाली है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दूरदर्शी नेतृत्व है जिस पर देश विश्वास करता है। अगर आप देखें तो जनता कर्फ्यू से लेकर के और लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4, ये सारी चीज़ें लोगों ने, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च या किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, किसी तरह का और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। ये इस देश की खूबसूरती है, इस देश के संयम और अनुशासन का नतीजा है, इस देश के, जी हाँ, इस देश के नेतृत्व के प्रति लोगों का यकीन का नतीजा है। और आप और दुनिया के और देशों में देख लीजिए, लॉकडाउन 1 में ही जो है वो हंगामा हो गया, जुलूस निकलने लगा, प्रदर्शन होने लगा कि लॉकडाउन हम नहीं मानेंगे। तो ये मेरे देश के, और ये छोटा मोटा देश नहीं है, 135 करोड़ का देश है जिसमें कि दुनिया के सारे मजहब हैं, धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, धर्म को न मानने वाले भी लोग हैं। तो आपका ये कहना है कि हम सफल रहे, अनुपात में बवाल कम हुआ और ये एक सफलता की तरह ही गिना। देखिए, हम इस सफलता का आकलन, कोरोना के कहर से देश को निजात मिले, उसके बाद आप जो लोग भी आकलन करना चाहते हैं, जो टॉप 10 देश हैं उसमें पहले हम टॉप 10 में आए, फिर हम टॉप 9 में आए, फिर 7 में आए, अब हम मेरे ख्याल 6वें नंबर पर हैं। और जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत तेजी से, मतलब हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है नए मामले ऐड करने में। ऐसे में आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप अगर देखें तो ज्यादातर राज्यों ने बहुत मजबूती के साथ कंट्रोल किया। अगर आप पूरे इस कोरोना पॉजिटिव या कोरोना से जो प्रभावित लोग हैं उनका देखें तो ये 2-3 राज्यों, 4 राज्यों के में सीमित है ये ज्यादातर संख्या। और उम्मीद करिए, आप यकीन करिए कि ये भी जो है, इस पे भी हम विजय हासिल करेंगे।
एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह और इसी संकट के समुद्र से नूर निकलेगा। तो ये जो संकट का समुद्र है, इसी से नूर निकलेगा, लेकिन अनुशासन, संयम और जो हमारी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हमें मजबूत रखना ही चाहिए। एक सवाल है कि कॉर्पोरेट जगत में से भी आवाज आ रही है कि हमने लॉकडाउन सही तरीके से लागू नहीं किया। इस संदर्भ में राहुल गांधी की राजीव बजाज से बातचीत काफी चर्चा में है। तो पहले तो जो कॉर्पोरेट जगत से जो कंसर्न्स आ रहे हैं उसके बारे में आपसे सवाल, और फिर राहुल गांधी पे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, हमारे देश की, पूरी दुनिया में, कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले आप देखिए, पूरी दुनिया में एक आर्थिक तंगी और मंदी का एक बहुत ही खराब दौर, खतरनाक दौर भी कह सकते हैं आप, चला। लेकिन हमारे देश ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ जिस तरह से मजबूती के साथ हमारे देश के आर्थिक ताने बाने को मजबूत रखने के लिए काम किया, उसका नतीजा हुआ कि दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का असर हिंदुस्तान में बहुत कम पड़ा। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता जो है वो आज लोगों की सेहत और सलामती है। लोग जिंदा रहेंगे, लोगों की सेहत अगर सुरक्षित रहेगी, लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रहेगी, तो अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित रहेगी। अर्थव्यवस्था किसके लिए है? ये तो मैं मानता हूं। अर्थव्यवस्था जो है वो कोई आसमान के लिए नहीं है, जमीन के लिए है, लोगों के लिए है, देश के लिए है। तो वो देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश के लोग सुरक्षित रहना चाहिए, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। फिर तो आपको यकीन है कि जिस तेजी से गिरावट आई है उसी तेजी से हम लोग ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब मैं राहुल गांधी पे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत के लोग अर्थशास्त्रियों से अब सीधा इंटरव्यू करने लगे हैं, एंकर की तरह। इस नई भूमिका में जो राहुल गांधी हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि खुद ही एंकर बन गए? देखिए, ऐसा है, उनकी भूमिका को समझने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनके मम्मी जी के घर से निकल के मनमोहन सिंह जी के घर तक पहुंच जाइए, उनकी भूमिका आपको पता लग जाएगी। बस इतना सा जवाब? हमें जरूरत नहीं बताने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल आपसे पूछा गया है कि नीतीश कुमार, एक अलायंस से जुड़ा हुआ सवाल है, नीतीश कुमार की आलोचना की लोक जनशक्ति पार्टी ने कि उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया बिहार में जो मजदूरों का पलायन हुआ और वो वापस आए उस इशू को। एलजेपी जो है वो अपनी सीटों पर तैयारी भी कर रही है वहां पर चुनाव से एकदम पहले, लेकिन अब उनका ये कहना है कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे अगर वो लीडरशिप बदलना चाहे, यानी कि नीतीश कुमार का चेहरा बदल करके किसी और को रखना चाहें। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो हमारा अलायंस है, आपके अलायंस में गड़बड़ हो रही है? बिहार में जो अलायंस है वो मजबूत है। हमारा अलायंस जो है वो मजबूती के साथ काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में भी रहेगा। इसलिए किसी तरह का कोई कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन नहीं है। नहीं, पर ये जो मजदूरों का मसला है, इसमें तो कई बार नीतीश कुमार ने बीजेपी की ही बात नहीं मानी, केंद्र की बात नहीं मानी। उन्होंने बोला मत भेजो मजदूर। देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि इस समय जिसने भी संवेदनशीलता से काम किया उनमें नीतीश कुमार जी भी थे, और सबसे ज्यादा जो बेहतर तरीके से जिन्होंने काम किया वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं एकदम शुरुआत में ही उन्होंने बस चला दी, वो मैं मानता हूं, लेकिन वो बिहार में नहीं हुआ। नहीं, देखिए, बिहार में भी उन्होंने जितनी भी मजबूत, देखिए बिहार को आप समझना होगा, एक तरफ जो है वो बंगाल का बॉर्डर है, एक तरफ जो है वो मतलब उड़ीसा से भी लोग वहां आ रहे थे। अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से लोगों का आना, लोगों को आइसोलेशन सेंटर में करना, क्वारंटाइन करना, ये तमाम चीजें एक बहुत बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को बहुत ईमानदारी और बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली राइट्स की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, नकवी जी, क्योंकि ये आप एक ऐसे मंत्री हैं इस सरकार में जिससे ये सवाल पूछना लाजमी है। बहुत सारे नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और बहुत कंसर्न नागरिकों ने भी ये सवाल पूछा है कि ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट बंद हो रहे हैं, जिसमें वो सारे लोग जो कि सरकार की आंखों में किरकिरी करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो टेप पे दिखे भड़काऊ भाषण देते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जैसे कपिल मिश्रा। देखिए, पहली बात यह कि किसी भी मुलजिम या मुजरिम पर मजहब का मुलम्मा नहीं चलाना चाहिए। किसी भी मुलजिम और मुलजिम को पर जो है वो मजहब का सुरक्षा कवच नहीं चढ़ाया जा सकता। तो यही आरोप उनका भी है? जो भी दोषी है उसमें जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन एक बात, सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी दंगा हुआ
उससे न केवल इंसान बल्कि इंसानियत शर्मसार हुई है। दिल्ली के दंगों में इंसान ही नहीं मरा बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान हुई है। और ये जांच एजेंसियों की राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक से जांच जो भी इसमें दोषी है, इसमें धर्म, जाति, क्षेत्र, चाहे भले ही वो आपकी पार्टी से भी हो, कहीं दुनिया की किसी पार्टी का चाहे हो, वो कपिल मिश्रा की हम कह रहे हैं दुनिया की किसी पार्टी का हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी 2-3 दिन से कुछ बयान देख रहा हूं कि साहब ये इस धर्म का है इसलिए फंस गया, इस धर्म का है इसलिए फंस गया। एक बार आप संकेत जी समझिए, हमारे देश की संस्कृति और संस्कार जो है वो ये नहीं है जो आजादी के पहले हुआ करती थी या उसके दौरान जब बंटवारे के बाद हुई। जिस वक्त के दिलीप कुमार साहब को, जो यूसुफ खान साहब को दिलीप कुमार नाम रखना पड़ा था, जिस वक्त की जो है वो मीना कुमारी जी को अपना नाम बदल करके रखना पड़ा था, ये तमाम ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस थे। आज शाहरुख खान को, आमिर खान को या जितने भी और तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस हैं मुस्लिम हैं, उन्हें मुस्लिम नाम रख करके लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनकी फिल्में हिट होती हैं, उनका सम्मान होता है। नहीं, आज ये जो है बीजेपी की सरकार की उपलब्धि नहीं है, वो पहले से ही उनके नाम आज देश में जो है वो किसी दाऊद इब्राहिम की, किसी जो है वो हाजी मस्तान की या करीम लाला को जो है मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा जाता। आज एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जो है वो पहचान है मुसलमानों की। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सोच थी या सोच है, जिन लोगों ने ये सोच बनाई है वो गलत है। और मैं तो राइट्स की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही बिल्कुल ऐसा ही आरोप कि मजहबी चश्मा ना पहना जाए, ये जांच एजेंसियों पर भी लग रहा है। किसने कहा कि मजहबी चश्मा पहन रखा है? हमारे देश में जो है वो जांच एजेंसियां हैं, उसके बाद कोर्ट है। कि आपको कोर्ट की स्वतंत्रता पर, कोर्ट की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है? अरे भाई, आप क्यों अभी से जो है अपने आप को अपराध बोध में घिरे हुए हैं? अगर आपने, देखिए, जो गुनाहगार है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो बेगुनाह है वो छुआ नहीं जाना चाहिए। मेरा यही मानना है। मैं एक सवाल